बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जी मंडे है और मंडे फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए जी। वैसे तो आजकल थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोग हमें फ्लू और इसके साथ साथ कफ से मुतासर भी नज़र आ रहे हैं। सो एकदम से जब वेदर चेंज होता है तो ये वेदर के इफेक्ट आते भी हैं। सो बच्चों को थोड़ा सा सेफ रखें। अभी भी कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं एसी तो अब बिल्कुल ना चलाएं और अगर पंखे भी चला रहे हैं तो बच्चों का ख्याल रखें जी। फुल स्लीव्स वाली शर्ट बच्चों को स्कूल पहना के भेजिए। डेंगू का भी मौसम है। साथ ही साथ एक और मैसेज जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। शहर में पोलियो टीम्स पोलियो के कतरे पिला रही हैं क्योंकि बारहा आपके साथ मैंने सैटरडे को भी ये कहा था जी कैंपेन चलती है आप ही लोगों के लिए और अगर बार बार इसमें नाकामी हो रही है तो इसकी रीज़न भी हम ही लोग होते हैं क्योंकि हम लोग उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते हैं। सो आपके घर जो पोलियो की टीम में आए प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हम दीगर खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के भी बच्चों के स्कूल से मैसेज तो आया होगा कि बच्चों के पोलियो के कतरे पिला दें, तो अलाउ कर देते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जब उनकी एज थी उस वक्त तो अलाउ करते थे, अब वो इस एज से मेरे बच्चे तो निकल गए हैं। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा। और देखें अगर रियासत आपके लिए कुछ कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ये पोलियो की जो हम लोग बात करते हैं हमेशा कि खुदा न खास्ता माजूरी जो है किसी का हिस्सा बन जाए ज़िंदगी का, उससे बचाव के लिए है जी। तो हमें इसका साथ देना चाहिए। स्कूल से ज़रूर वो फॉर्म आते थे। अच्छा चले अब थोड़ा सा रिएक्शन की भी बात। आपने इतनी देर अपने बच्चों को, जाहिर बात है, पोलियो के कतरे पिलाए। अब तक कतरे पिलाने से आपने देखा कि कोई उसका साइड इफेक्ट हुआ है, बच्चे बीमार हुए हैं या कुछ आपको ऐसे लग रहा है कि ड्रॉप्स के बाद ही हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं। ना मेरे बच्चों के साथ हुआ, ना जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे कुछ हुआ। और इवन मैं आपको बताऊँ जब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए भी आते थे तो तब भी लोग उसकी इजाज़त देते थे। देखें गवर्नमेंट आपके बच्चों की किस तरह नुकसान जो है बर्दाश्त करेगी या किस तरह नुकसान करना चाहिए, वो तो हमेशा जब भी फैसला करेगी आपके हक में करेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये रियासत के साथ हमें खड़े होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। और एक्सपीरियंस इसलिए मैंने इनका पूछा, मेरा अपना भी यही एक्सपीरियंस है जी। घर जब कभी भी पोलियो की टीम जाती हैं पिलाने के लिए पोलियो के कतरे, और चाहे वो 1 महीने बाद रिपीट हो रही हूँ, मैं हमेशा पिलाती हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे बीमार हुए हैं या फ़ौरन पोलियो के कतरे पीने से बुखार हो गया। वो जो एक नॉर्मल हमारे अंदर कॉन्सेप्ट होता है ना कि अच्छा वैक्सीनेशन के बाद होता है, स्कूल में अलाउ कर देते हैं आप? जी बिल्कुल कर देते हैं और करना भी चाहिए। देखिए ये बच्चों की सेहत के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं और आम पब्लिक से ज़्यादा, मतलब एक आम आदमी डेली जितने लोगों से मिलता है हम उससे कई गुना ज़्यादा तादाद में लोगों से मिलते हैं और हमें पता है कि अल्लाह माफ़ करे कि ये एक ऐसी माजूरी है जो लाइलाज है। तो कभी कोई शख्स कोई देखा है पोलियो से मुतासर? जी मैंने देखा है, वो इसीलिए मैं ये चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ कि उन एरियाज़ में जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर मैंने देखा है और बड़ा अफसोस होता है उस चीज़ को देखते हुए कि छोटे बच्चे जो हैं वो और उनके पेरेंट्स जो हैं वो खुद फिर उस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं और लोगों में आगाही फैला रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द कि जी हमने बच्चे को नहीं पिलाए, हमने मना किया। लिटरली मैंने एक फैमिली को देखा जिसने कहा कि जी हमारे घर टीमें आती थी लेकिन हम नहीं पिलाते थे, लेकिन कुदरत का ऐसा हुआ कि मतलब बच्चा जो है वो हमारा अफेक्टेड हो गया। तो अब वो खुद जो है वो लोगों को कहते हैं कि पिलाना चाहिए। रही बात ये कि यहाँ पर बहुत मौसर तरीके से पोलियो मुहिम जो है वो चलती है। एक वाहिद पोलियो मुहिम है जो बेहतर अंदाज से बेहतर तरीके से चल रही है। उसके अलावा बाकी मुहिम आप डेंगू वगैरह देख लें वो तो आपको कहीं नजर नहीं ना आती। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखें कि हमारे जाहिद चौधरी साहब जो है वो अक्सर ऐसी खबरें देते हैं कि हर साल ही ऐसा हो रहा है कि हमारी जो ड्रेन्स हैं स्पेशली मुल्तान रोड वाली या आउटफॉल वाली, वहाँ से नमूने जो हैं वो पॉजिटिव अभी भी निकल रहे हैं। जो है वो इफेक्ट हुए 2-3 जगहों से सैंपल जो आए हैं। सो इसलिए प्लीज़ अपनी आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए पोलियो टीम्स जो आपके घर आ रही हैं, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। स्कूल्स में अगर आए हैं मैसेजेस तो स्कूल लाजमी, और जो बच्चे रह जाएं उनके लिए कैचअप डेज भी रखे जाते हैं। आपके करीबी हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटी होती है। पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। दाखिली सलामती अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई है।
किसी भी मुल्क का अमन और अमान बड़ा मैटर करता है। हमने जंग वाले दिनों में देखा है इस कदर परेशानी रही। एक्चुअली चाहे हमें बड़ा फ़ख्र था अपनी पाक फ़ौज पर, बट जिनके बच्चे स्कूल जाते थे, घर से बाहर हम दफातर आते थे, हमारे माँ बाप भी परेशान रहते थे। तो आपके मुल्क का अमन जो है ना, वो मेरे ख्याल से ज़िंदगी है। आप रिलैक्स रहते हैं, किसी तरह से परेशान नहीं रहते। गलत तो नहीं कह रही मैं? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, और हम लोग जो यहाँ पे आराम से ज़िंदगी और सुकून से गुजार रहे हैं, रात को आराम से सोते हैं, सुबह के औकात में आप मामूलात ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं, इन सारा जो क्रेडिट है ये आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस शायद सरफराज साहब, माजरत में आपको कट कर रही हूँ, पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात माजी में होते रहे। यकीन माने इतना खौफ होता था, और जब बैठ के आप ऑन एयर स्टूडियो में, क्योंकि हमने तो ट्रांसमिशन की है 6-6 घंटे की, तो ज़ख्मी लेकर आए जा रहे हैं, ब्लास्ट हो के, बहुत खौफनाक सूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो स्टूडियो में वो सेंसर होकर वीडियो देखी, और हम लोग रिपोर्टर्स ने वो वहाँ पे वो हालात वो डायरेक्टली देखे, और रिस्क पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो या इस तरह के कोई मामलात हों। तो मौजूदा हालात में अभी भी हमारे मुल्क के जो हालात अभी ये पिछले 2-4 दिन से चल रहे हैं, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। अफ़गानिस्तान के साथ आपका जो मामला चल रहा है, और ऐसे में आपने जो रद्द अमल दिया है, और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान की जानिब से भी कुछ कार्रवाइयों का दावा किया गया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वक्त आपकी जो दाखिली मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं। फिर दूसरी तरफ हमारे इंटरनल जो मामलात हैं, जिसमें एहतजाज का हो जाना, बाकी चीज़ों का हो जाना, ये बड़े मैटर कर रहे हैं। तो ऐसे में वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो काविशें हैं और उनका जो काम है, उसको सराहा गया है। देखें, हम लोग हमेशा अपने घरों में या दफातर में या शाहराहों पे ट्रैवल करते हुए बड़े आसानी से गुजर रहे होते हैं, लेकिन ये तमाम मामलात, मुल्की मामलात, बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पे जब ये सारी चीज़ें चल रही होती, तो आप सोचें ये कितना दबाव होता होगा गवर्नमेंट पे, आपके मिनिस्टर्स पे, आपकी तमाम जो हायरार्की है इन पे कितना दबाव होता होगा। फिर अफवाज पाकिस्तान का, उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना, फिर फाइट करना, फिर शहादतें जो हैं उनका होना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमें उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। देखें, सोशल मीडिया की तरफ मैं वैसे तो इस पर बात नहीं करता, क्योंकि हर बंदे की अपनी राय होती है। जब हमारा मुल्की मामलात आ जाए, मुल्की सालमियत की बात हो जाए, तो फिर हमें ये सोशल मीडिया से निकलना चाहिए। नो डाउट। फिर सोशल मीडिया को भी आपकी अफवाज के साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ अभी तक कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि अभी अफ़गानिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ, ऐसे में भी उनका जो बयानिया है उसको रिपीट करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें हमारा जो बयान, हमारे जो फोर्सेस ISPR या हमारी जो अफवाज या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वुज़रा जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हमें अपने मुल्क के साथ खड़े होने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें अंदरूनी तौर पर एटलीस्ट मुत्तहिद होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हैं ना, कम अज कम मोरल सपोर्ट तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। ये जो फिक्रा होता है ना कि अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है, ये बड़ा भारी फिक्र है, बहुत हिम्मत देती है। बिल्कुल, ये बहुत हिम्मत देती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अवाम का साथ है भी सही और होगा भी सही इंशाल्लाह। और ये जो हमारे मामला चलते हैं, दाखिली हों खारजी हों, ये इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अभी कुछ माह पहले आपने इंडिया का देख लिया कि उनके साथ क्या हशर नशर हुआ, हमारी एयर फोर्सेस ने क्या किया, अफवाज ने क्या किया। अफगानिस्तान भी सबक सीख लेगा। और एक और बात करूँ, ये अभी कुछ पिछले 2 हफ्ते के दौरान मैंने एक अहम शख्सियत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, कोई 5 से 6। हमेशा उस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की बात की गई, और उस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि आप लोग हमारा हमसाया मुल्क हैं, आप लोग हमारा ब्रदर मुल्क हैं, हम भाईचारे से रहें। हम ये नहीं चाहते कि आपकी सरजमीन से कोई उठे और हमारे जो फौजी हैं उनको शहीद करे, हमारे अवाम पर वो हमला करे। ये 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब ये बात हुई, तो उससे ये लग रहा था कि ये जो चीज़ें चल रही थी, ये पिछले कोई 15-20 दिन के दौरान इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही थी। लेकिन अल्टीमेटली अफगानिस्तान ने जिनका बयानिया पकड़ा, उनको भी इबरत का निशान बना दिया, और इधर भी यही हालात हुए। तो आज हमें भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, तमाम दाखिली और खारजी मामला। बिल्कुल। इमरान, देखिए, अफगानिस्तान की जिस तरह बात हो रही है, चूँकि आजकल वही चर्चा जो है वो हो रहा है, ज़ुबान ज़दे आम है। अफगानिस्तान जो है, नो डाउट, उसने जिस तरह शायद सिप्रा ने कहा कि किसी के बयानिए को देखते हुए या किसी के कहने पर करते हुए ये कोशिश जो है वो उन्होंने की। उसमें अगर वो ये कहें कि जी दहशतगर्द थे, लेकिन सपोर्ट तो अफगान गवर्नमेंट की भी थी, अफगान फौज की भी थी। और जब उन्होंने कोशिश की, हालांकि वो इस चीज़ को भूल गए कि ना उनके पास ना उनकी फ़ौज के पास ऐसा जज्बा है, ना उनकी ट्रेनिंग वैसी है,
ना उनकी तादाद उतनी है, सिर्फ वो असला जो यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ वही यूज़ कर रहे हैं अभी तक अफ़गानिस्तान जो अमेरिका छोड़ कर गया था। इसके बावजूद उन्होंने जो है वो कल कोशिश की, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स, जो भारत और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, इन दोनों तरफ से थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफवाज हैं, चाहे वो बर्री है, बहरी है, हवाई हैं, वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं। नो डाउट हम इन्हीं की वजह से रात को आराम से सो रहे होते हैं। और जब मुझे एक्चुअली उस रात जो है वो हमारे घर काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, जब मैंने वैसे ही एक मेहमान ने मुझे कहा कि इमरान यार जंग लग गई है। मैंने कहा कहाँ, चूँकि मैं मेहमानों को देख रहा था और वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे। उन्होंने कहा यार अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। मैंने कहा आराम से बैठ जाए, कुछ नहीं होता। मैंने कहा मार ही पड़नी है उन्हें। लिटरली मैंने नहीं देखा और मैं सुकून में रहा कि हमें पता था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो चीज़ है जो हमें अपनी अफवाज पे एतमाद है, बिल्कुल ऐसे कि जी वो खड़े हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जब हम पर बात आई तो फिर हम भी उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, वो कमजोरी पड़ेंगे। थोड़ा सा अफसोस इन चीज़ों पे होता है कि हमें अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद होना चाहिए। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी, तो अपनी सियासी जमातें तो एक पेज पर होनी चाहिए ऐसे मामलात पर, कि नहीं? देखिए, जो हैं तो वो तो हैं, जो नहीं है वो तो हमेशा से कहते हैं कि हम तो नहीं। जब बात मुल्क की सालमियत क्यों ना, तब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तब तो मैं कल एक स्टेटमेंट देख रहा था, मैंने पढ़ी भी है और सुनी नहीं है, बहरहाल अगर वो सही है तो राना सनाउल्लाह साहब की थी कि वो कहते हैं हम जो मर्जी ये कहते रहे, लेकिन जब मुल्क की बात हो तो हमारे साथ आकर बैठे। ये बड़ी स्टेटमेंट है। अगर ये उनकी तरफ से मैंने भी तो ये कहा, जब बात है मुल्क की सालमियत की तो तब जमहूरियत की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो फिर ये तमाम सियासी पार्टीज को मिलकर बैठने की ज़रूरत होती है। तमाम सियासी, चाहे अपोजिशन में है चाहे इक़्तिदार में है, ये अगर मिलकर बैठेंगी तो कोई मुस्बत लाहे अमल जो है वो आगे आ जाएगा। हमारे इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो चलते रहने इसी तरह, वो आज से नहीं है, वो 70-75 साल से इसी तरह चलती आ रही है। ठीक है, वो इसी तरह रहेगी। वो अपने अपने सबके नजरियात है, आप वो लेके चलें। ये मुल्क होगा तो जी आप सियासत देखें, हमारे मुल्क की सालमियत की बात हो, हमारे कुछ दाखिली और खारजी मामलात की बात हो, तो ऐसे में अगर आप अपोजिशन को या आप किसी और तीसरी पार्टी को आप साथ नहीं बिठाएंगे तो फिर भी पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि ये आपकी सियासी पार्टीज वन पेज पे नहीं है। अगर एक पेज पे सब लोग आ जाएं तो फिर एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं, देखें सिर्फ सियासी पार्टीज़ का इशू नहीं होता, सियासी पार्टीज़ के साथ आवाम जुड़ी होती है, जो वोटर्स हैं, जो आवाम है वो जुड़ी होती है। बेसिकली उन सियासी पार्टीज़ का मिलकर बैठना ये होता है कि ये जो आपकी आवाम है ये सारी मुत्तहिद हो रही है और उनकी तरफ से एक मैसेज जा रहा है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में सियासत को पीछे रख कर हमें मुल्की मामलात या मुल्की सालमियत की जब भी बात हो तो एक पेज पर आना चाहिए और बैठना चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है कि शायद कहीं ना कहीं मुल्की मामलात पर जो है वो बर्फ पिघलेगी और मुल्की मामलात पर ये लोग बैठेंगे भी। मुस्तकबिल में देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तक देखिए बिल्कुल अगर बात की जाए शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो नो डाउट इस वक्त जो हमारी वजारत दाखिला है, मैं अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से बात करने लगा हूँ कि जो वजारत दाखिला है नो डाउट उनकी बहुत ज़्यादा मरबूत पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से जिस तरह आपने बात के स्टार्ट में ये कहा था कि पहले दहशतगर्दी की लहर जो है वो हमारे मुल्क के अंदर, सूबों के अंदर और शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट लाहौर में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हमें डर लगना शुरू हो गया था यकीन जाने बाहर जाते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हर शहरी जो है वो आराम से सांस ले रहा है, सुकून है। वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो बहुत बेहतर है। यही वजह थी कि कल जो मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से, तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद उनको और उनकी जो टीम है उनकी कारकर्दगी को सराहा है और इस उम्मीद का इज़हार किया है कि ये बेहतरी जो है वो ऐसे चलती रहेगी। जिस तरह आपने बात की, नो डाउट अब देखिए, अब जंगें नो डाउट जंगें हथियारों से लड़ी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर रखती हैं ना वो ये सोशल मीडिया की जंग जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है। इससे ब्रेन वॉश जो है वो भी ऑब्वियसली इसी से होता है। वो चीज़ें अब गई कि लोग जो हैं वो हथियारों से या बॉर्डर पर लड़ते हैं, अब वो लड़ते हैं तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे बयानिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, स्पेशली यूथ का। तो अब जिस तरह आप बात कर रही हैं कि हमें इंटरनली तौर पे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हर वो बंदा जो पाकिस्तानी है, जिसके दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे जाएगा वही जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ये नहीं कि उसको किसी सियासी जमात से या किसी सिक्योरिटी इदारे से नफरत है, उसको पाकिस्तान से नफरत है। इस वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जाएगा और उस पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेगा।
तो ऐसे लोगों को काबू करने के लिए भी हमारे इदारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं और हमें नजर भी आ रहे हैं। और ऐसे में पूरी कौम को साथ होना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, अपने मुल्क के साथ होना चाहिए। आपने बस बैक पे खड़े होकर सपोर्ट करना है, ये सपोर्ट भी बहुत अहम होती है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की लीड स्टोरी है जी, बिजली चोरों से रिकवरी ना हो सकी, लेस्को को 1 अरब 35 करोड़ खसारा। अब जो ये रिकवरी नहीं हुई है, इसका आसान हल जो हम सब जानते हैं वो ये होगा कि इमरान साहब, शायद सिपरा साहब में हमारे बिलों में से पैसे इस तरह ही होगा। नहीं, ये डेफर्ड कर दिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बोझ बन जाएगा। अच्छा। इसको मतनाज़ा अमाउंट के तौर पे आपके सिस्टम में रख दिया जाएगा और जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती वो लेस्को पर भी बोझ रहेगा। और उसके साथ ये नाकामी किसकी? ये लेस्को की नाकामी, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता। कोई देखें क्वेश्चन होते हैं। अगर गवर्नमेंट के खजाने में इसको बोझ के तौर पे रख दिया जाएगा तो गवर्नमेंट पूछती नहीं है। ये जो सर्कुलर डेट की बात होती है, अरबों रुपए डूब गए, तो ये सारे मामला वही होते हैं। कुछ नहीं, इस पे ये जवाब नहीं होते, गवर्नमेंट इनकी कोई पूछताछ नहीं करती। जवाबदेह हैं। आपने एक सीईओ को टर्मिनेट किया, क्यों किया? इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे किया ना, और फिर बाद रिटायरमेंट किया है, ड्यूरिंग सर्विस भी नहीं किया। तो ये जजा सज़ा तो है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि आपने इस दादे बिजली चोरी मुहिम शुरू की, बिजली चोरों को पकड़ा, मुकदमात दर्ज करवाए, लेकिन डिटेक्शन बिल चार्ज करने के बाद 100% रिकवरी नहीं की गई। क्या हुआ कि आपने अगर 1 लाख रुपए का बिल चार्ज किया है तो कंज्यूमर ने क्या किया कि उसने थ्रू कोर्ट या फिर आपके साथ बैठकर या कोई सिफारिश करवा के उसमें से 30% या 40% जमा करवाया और उसके बाद आपने बिजली बहाल करवा ली। अच्छा। बाकी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और डिटेक्शन बिल की रिकवरी हमेशा से 30 से 35% रही है, इससे बढ़ी ही नहीं है। अब क्या है कि लेस्को क्या करती है, लेस्को की ये होता है कि उनको यूनिट्स आपने पोस्ट कर दिए, यूनिट्स का उन्होंने हिसाब देना सबसे पहले लाइन लॉसेस का, कि थेफ्ट के लाइन लॉसेस क्या आ रहे हैं। यूनिट पोस्ट हो गए सारे, उसके साथ आपके लाइन लॉसेस मुरतब हो गए, उसके बाद आ जाती है रिकवरी के मामला। जब रिकवरी की बात होती है तो उसके बाद बड़े आराम से ये जवाब दे देते हैं कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये इनके अपने रिव्यू कमेटीज़ के ऑर्डर हैं, इनकी इंटरनल जो रिव्यूज़ कमेटीज़ होती हैं ये उनके ऑर्डर्स हैं, उसकी बुनियाद पर ये डेफर्ड अमाउंट रखी गई है और उनसे रिकवरी नहीं हुई। और बराह रास्त जो कहते हैं कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है उसका उस तरह फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। बेसिकली तो जो नुकसान पहुंचा आप उसको रिकवर करें तो समझ आती है, और वाजबात की सूरत में रिकवर करें, जो आपके ख़जाना में पैसा आए तो फिर तो समझ आती है। यहाँ उसके बरअक्स है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की निशानदेही की है कि आपने 26,000 से ज़ायद लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए, उनके खिलाफ केसेस किए और इनकी अपनी जो MNT और S&I सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन और उसके साथ मॉनिटरिंग के साथ जो उनकी टीम्स हैं, मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग की टीम्स, इनकी ये रिपोर्ट जो होती है दोनों डिपार्टमेंट्स की, इसको हमेशा ऑथेंटिक समझा जाता है। इसकी बुनियाद पर डी बिल चार्ज होते हैं। तो उसकी बुनियाद पर जो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट तैयार की उन्होंने कहा कि 26,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको आपने मीटर टेम्परिंग, डायरेक्ट सप्लाई, दीगर वजूहात की बुनियाद पर चोरी में इन्वॉल्व हुए। अच्छा, ये जो चोर होते हैं ये होते भी बड़े बड़े, जिनकी लाखों बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। अच्छा। जिसके घर में एक पंखा चलना है वो भी चोर है, जिसके घर में इंडस्ट्री या फर्नेस चलनी है वो भी चोर है। चोर का कोई नहीं है कि आपने छोटा है बड़ा है, चोरी देखे ना, चोरी तो चोरी है। लेकिन बड़ा नुकसान क्या है कि आपके बड़ी फर्नेस मिल अगर है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई कमर्शियल सेक्टर अगर उसमें मुलविस है तो फिर वो चोरी है जो बड़ा नुकसान। देर का खसारा है 1 अरब 35 करोड़? ये 2 साल के दौरान जो रिकवर नहीं हुआ। अच्छा। ये 2 साल 22-23 और 23-24 के दौरान जो ऑडिट किया गया उसमें ये सामने आई है, और ये इससे कहीं ज्यादा भी होता है। ये लेस्को ने अभी तक जो जब वेदर चेंज होता है तो ये कम होना शुरू हो जाता है बिजली चोरी के मामला। जो पड़े हैं अमाउंट, नहीं बिजली चोरी के मामला, ये जो मौसम है ना ये आइडियल मौसम है बिजली चोरी पकड़ने का। उसकी क्या वजह है कि आप नेपरा रूल्स के मुताबिक पीछे से जाके 6 महीने तक इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। और फिर जब जून जुलाई अगस्त उसमें आ जाता है ना फिर आप AC के यूनिट्स आपको मिलते हैं। वो ज्यादा लेस्को को जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया उनको यूनिट्स की जरूरत है अपने लाइन लॉसेस को, खसारा को बराबर करने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो वो कोशिश उनकी यही होती है कि सितंबर और अक्टूबर के दरमियान बिजली चोरों को पकड़ा जाए ताकि नेपरा रूल्स के मुताबिक 6 माह तक उनको चार्ज किया जाए और चार्ज करके AC के सबसे क्या है देखो जून जुलाई अगस्त में क्या है कंजम्पशन, आपकी AC की कंजम्पशन है ना।
आप उनको पकड़ते हैं तो उसकी बुनियाद पर चार्ज करते हैं। लेकिन आप लॉस तो मुरतब कर लेते हैं, रिकवरी जो है वो नहीं होती। रिकवरी ना हो तो फिर इस चीज का तो कोई फायदा नहीं है, कोई उसका आप क्या है, खसारा तो आपने वापिस फिर लिया ही नहीं। इमरान यूनुस, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की आप रिपोर्ट अगर उस पूरे ऑडिटर जनरल की तमाम रिपोर्ट्स देखें तो उन रिपोर्ट्स को देख के आपको ये लगेगा कि सिर्फ लाहौर नहीं, पंजाब नहीं, पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट चोर है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, हर डिपार्टमेंट जो है वो लॉस में जा रहा है। उसके मुताबिक तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो ख़त्म कर देने चाहिए। लेकिन अच्छा, डिपार्टमेंट जो है ना वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है। आप हेल्थ देख लें, तालीम देख लें, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट तो देख लें, ना वो कहते कभी रिकवरी हुई नहीं, ऑडिटर जनरल की जब कैसा होना। अच्छा देखें, हम लेस्को के हवाले से बात करें, ये मेरे ख्याल के मुताबिक लेस्को को ये जो 1 अरब 35 करोड़ का खसारा ना, ये कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े खसारे जो हैं वो इसको होते रहे हैं। लेकिन ये बात वाकई मैं क्रेडिट देता हूँ लेस्को को कि इन्होंने 2 साल में 26,000 से जायद बिजली चोर पकड़े। अब ये बिजली चोर जो है ना, ये तो हमें बड़ी खुशी इस चीज़ की हो रही है कि हम हमेशा ये बात करते थे कि लेस्को जो है ना वो सिर्फ गरीब के खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन हमने रिसेंटली देखा, शाही सिपरा साहब की भी फुटेजेस जो हैं वो चलती रही हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो पकड़ी गई, फर्नेस ऑयलें पकड़ी गई, जिसमें आपकी रेंजर भी शामिल हुई, पुलिस भी शामिल, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हुई। अच्छा, दूसरी तरफ ये आ जाए जो आप बात कर रही थी कि क्या इसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग शामिल हैं या छोटे भी हैं। देखें, जो सिंगल फेज़ वाले होते हैं ना, जो आप जैसे मेरे जैसे शाही सिपरा जैसे लोग होते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसे लोग अगर बिजली चोरी करें तो ये बड़ी आसानी से इनसे रिकवरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मीटर उतार लिया जाता है। फिर होता क्या है कि उन्होंने तो उनको चाहिए, उन्होंने जो है वो पे करना ही करना है। लेकिन ये जो बड़े मगरमच्छ होते हैं ना, जिनके पास बड़े बड़े लॉयर्स की फौज होती है, ये फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स को ना उलझाते हैं। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। रेलवे से खबर शामिल कर लेते हैं। नाअहली रवां साल 88 ट्रेन हादसात 31 की इंक्वायरी ना हो सकी। मुसाफिर और माल गाड़ियों के पटरी से उतरने के 80 वाकयात पेश आए। सबसे ज्यादा कराची डिवीजन में 23 रिकॉर्ड किए गए हैं। इमरान यूनुस, देखिए, ये तो बिलाशुबा एक नाअहली है और ये बहुत बड़ी नाअहली है। इसका सख्त नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए। देखें, आपके अगर आप ये कहें कि जी 88 हादसात हुए हैं और उसमें से सिर्फ 31 जो हैं उनकी रह गई हैं या 35 रह गए हैं, तो ये नाकामी ही है। अगर एक हादसा हुआ है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो बनती है, ठीक है, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन होती है कि हादसे की वजह क्या थी। उसमें फिर ज़िम्मेदारान का तयन जो है वो होता है, जो ख़राबियाँ हैं सिस्टम की उनको उजागर किया जाता है। तो इस रिपोर्ट को बनने में मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हादसा होते हैं, चलें बेशतर में तो जानी नुकसान होता है, जिनमें जानी नुकसान नहीं हुआ उसमें इदारे का माली नुकसान ज़रूर होता है। तो आपको किसी ना किसी पर तो जिम्मेदारी उस बनती है ना कि किसकी वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया है। चाहे आपकी बोगियाँ नाकारा हैं, चाहे आपके व्हील नाकारा हैं, चाहे आपकी पटरी नाकारा है, चाहे कोई फर्दी तौर पर कोई गलती जो है वो हुई है जिसकी वजह से आपकी ये हादसा जो हैं वो आपको हुए हैं। तो जब आपको इसके लिए मेरे ख्याल से 15-20 दिन बहुत होते हैं, चले फिर भी 1 महीना लगा लें। लेकिन ये जो हादसात हैं, इसमें मैं पढ़ रहा था खबर कि काफ़ी अरसा जो है वो हो गया और अब इनकी इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। और हैरानगी वाली बात है कि भाई ये इंक्वायरी अभी तक क्यों मुकम्मल नहीं हो पाई। अब इनकी इंक्वायरी नहीं अगर हो पाई तो आगे हादसात खुदा न खासा होते रहते हैं, तो किसको जिम्मेदार कहेंगे? कौन ट्रस्ट करके फिर ट्रेन पे सफर करेगा? मुझे ये बता दें। और फिर जब खबरें देते हैं कि जी खसारे का सामने खसारे, तो खसारा ही रहने। देखिए, जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर आप किस तरह मुनाफा बख्शीदार है उसको, वो एतमाद ही नहीं रहता कि आपने एहतसाब का रास्ता ही नहीं अपनाना, आपने किसी को कटहरे में लाकर खड़ा ही नहीं करना कि आपकी वजह से जानी और माली नुकसान हुआ है। देखें, माली नुकसान कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है, जानी नुकसान का कोई नेमर बदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको हादसे की नज़र करके इस तरह की चीज़ों को हम आगे चलें तो ये मुश्किल है और ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि स्टाफ की गफलत से 23 हादसात हुए हैं। अब वो कौन स्टाफ था? वो आपने ड्राइवर पे डाल दी, आपके सिग्नल ऑपरेटर जो है उन पे डाल दी,
और बाकी जितना स्टाफ है अगर उस पर डाल दी, कहीं ना कहीं देखें कमर्शियल का एक पूरा निज़ाम है रेलवेज में, और उस कमर्शियल को चलाने के लिए आपकी एक पूरी हायरार्की और स्ट्रक्चर मौजूद है। ये अगर गफलत 23 हादसात में पाई गई है तो आपने किसी पर जिम्मेदारी तो फिक्स करनी है, किसी को सजा तो देनी है। रिस्पॉन्सिबल है इसका। उस सजा का बुनियादी तौर पर मकसद नहीं होता कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, उसका मकसद ये होता है कि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसा से बचा जा सके। इसी तरह क्या हुआ कि ट्रैक की खराबी की वजह से 22 हादसात हुए। आपको याद होगा कि बचपन में अभी भी वो नजर आते हैं, लेकिन अब वो टाइम और नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया। आपके ट्रैक पे वो ठेला चला करता था, और हम लोग तो बचपन में वो कायदे में भी पढ़ा था कि ठेला के नाम से। उसका क्या मकसद था कि वो आपके ट्रैक की चेकिंग करते थे, और जहाँ पे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई वीक पॉइंट है या ट्रैक में कोई इशू है तो उसकी मुरम्मत करके उसको ट्रैक को ठीक किया जाता था। ये चीज़ें उसकी बुनियाद पर भी आपके 22 हादसात हैं। सही। तो ये तमाम इतना बड़ा नंबर होने के बाद तकरीबकारी, चले ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, वो तो आपके शरपसंद अनासिर ने कर दी, उसकी वजह से हादसात हो गए। सिग्नल खराबी की वजह से भी नहीं बनता ना सिग्नल खराबी का, और कितने पैसे लग जाते हैं सिग्नल। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि सिग्नल खराबी से भी हादसात होने हैं, तो फिर इसका ये तो सरासर गफलत और नाअहली है। इसलिए मेरे ख्याल में अगर रेलवेज को आप प्राइवेटाइजेशन या निजकारी और प्राइवेट सेक्टर के स्पुर्द करके ट्रेन को चलाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बचाने की जरूरत है। हमारी जो ट्रेन है ये हमारा असासा है, ये हमारे और आप लोगों के पैसों से बने हुए हैं। अगर हमने कर्जों पे भी अगर कुछ लिया हुआ है तो वो भी हम लोगों ने उसकी अदायगी करनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन तमाम जिम्मेदारान का तयन करके कहीं ना कहीं सजा जजा का अमल शुरू हो जाएगा तो इस तरह हादसा से बचा जा सकता है। अदरवाइज आप हमेशा खसारे में रहेंगे, लोगों का एतमाद पहले ही बहुत कम है, मजीद भी नहीं रहेगा। फिर आप जितनी मर्जी कहें कि हम जिद्दत भी लेकर आएंगे तो फिर लोगों को इस जिद्दत का भी कोई फायदा नहीं होगा। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है, तरक्याती मनसूबों में शफाफियत बर वक्त तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। डीसी साहब की ज़रिए सदारत इजलास हुआ है, लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की बात हो रही है। फेज़ 2 की स्कीमों पर मुख्तलिफ मराहिल में काम का आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा जी, फेज़ 1 की भी अब हम देख रहे हैं, वो जो रोड की रिस्टोरेशन की हम बात करते थे काफ़ी हद तक होना शुरू हो गई है। इमरान यूनुस, ये खबर तो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस की थी दुरन आपके साथ, तो सेम वही मेरे ख्याल से इजलास जो है ये फॉलो अप इजलास होगा। तो तब भी हमने ये बात की थी कि शफाफियत जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जो आप सरकार का पैसा, आवाम का पैसा लगा रहे हैं वो ज़ाया ना हो। अच्छा, वो ज़ाया कैसे होता है कि रोड बनते हैं, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब मटेरियल नाकिस होता है तो एक दो बारिशों की नज़र वो रोड हो जाते हैं, ठीक है, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। फिर कई रोड जो हैं वो अब लाहौर में अजीब सी चीज़ शुरू हो गई है कि आपके रोड्स बैठना शुरू हो गए हैं। आपको आए रोज़ ये चीज़ सुनने को मिलती है। तीसरी चीज़ कि जब भी आप रोड बनाते हैं उसमें कोई मामूली डिपार्टमेंट्स नहीं कि जी ठीक है रोड बन गया उसके बाद जी वो लेस्को आ गया या कोई इंटरकॉम या कोई और टेलीकम्युनिकेशन वायर जो है वो बिछाने वाले आगे नहीं। अब होता क्या है कि ये मैं आपको आंखों देखी मिसाल बताने लगा हूँ कि एक रोड बना है 4 साल बाद, एक रोड बना बड़ी मुश्किल से टूटा हुआ था, 4 साल से उस पर तरक्याती काम शुरू हुआ 4 साल पहले, फिर वो रुक गया किसी भी वजह के तहत। 4 साल बाद चले उस रोड की सुनी गई, वो रोड बन गया। अब वो रोड बना है तो 2 महीने बाद दोबारा से वासा को ख्याल आया कि नहीं जी इसके नीचे वो ड्रेनेज पाइप जो है ना वो डालने या उसको जंक्शन देना है, वो रह गया, उसको दोबारा खोद दिया गया। मतलब आपको ये सरासर ज्यादती है। ये तो मेरे ख्याल से FIR होनी चाहिए उस पे जिसने ये प्लान बनाया, जिसने इसकी मंसूबाबंदी की। भाई आपको पहले नहीं पता था कि इसको इस साइड पे भी एक जो है वो गेटवे देना है आपने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है। ठीक है, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से हम बात करें, नो डाउट ये सुनने में ये बहुत अच्छा था। इसमें सिर्फ आपकी रोड्स नहीं बननी थी, इसमें आपकी ग्रीन बेल्ट्स भी शामिल थी, याद होगा आपको। ग्रीन बेल्ट्स और लाहौर में रोड्स और ग्रीन बेल्ट्स ये दोनों अगर बेहतर हो जाएं तो आपका पूरा लाहौर जो है बेहतर हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर ग्रीन बेल्ट्स होंगी तो आपकी ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह बतदरीज नीचे चली जा रही है वो भी बेहतर हो जाएगी। आपका जो ये बारिश का पानी है वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी ग्रीनरी में भी इजाफा होगा। हमें अच्छे से याद है कि जब गौसल आजम रोड जेल रोड पर हमारा ऑफिस होता था, जब हम कवरेज के लिए निकलते थे तो जब ग्रीन बेल्ट्स थी जो कि
रोड से ऊपर थी, सॉरी रोड से नीचे थी, वो पूरा लाहौर आपको खूबसूरत लगता था। अब जहाँ ग्रीन बेल्ट्स हैं यहाँ तो वो खत्म कर दी गई हैं, यहाँ वो रोड से ऊपर कर दी गई हैं। बिल्कुल। तो इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। शायद देखें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो शुरू होते हैं इनको बर वक्त मुकम्मल करना बड़ा जरूरी है। आपने कहा कि हमने लास्ट वीक में इसको डिस्कस किया है, तो हमें ये क्रेडिट डीसी साहब को देना होगा कि इसको फॉलो अप कर रहे हैं, कम से कम बार-बार हाँ, कम से कम मॉनिटरिंग हो रही है, फॉलो अप उसका हो रहा है। तो हम लोग यहाँ बैठ के अभी कुछ दिनों बाद फिर हम कहेंगे कि बारिशों का सीजन आ रहा है, ये सड़क जो है वो नहीं बनी, वो सीवरेज का पाइपलाइन नहीं बिछाया गया। और आपके शहर में आप इस तरफ चले जाएं, सदर कैंट से टुवर्ड्स बरकी और ये वाला जो एरिया है इस साइड पे, तो आपके सीवरेज के लिए बहुत बड़े मंसूबा जात शुरू हो गए हैं। और अभी जो सड़क बनी थी उसके साइड पे फिर खुदाई शुरू हो गई हुई है, और वहाँ पे मेरे हाइट से भी ज़्यादा ऊंचे जो पाइपलाइंस हैं वो बिछाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं अवामी फलाह की होती हैं, इसका मुस्तकबिल में या हाल में ये हमें ही फ़ायदा होता है। तो ये डीसी साहब और उनकी टीम को ये क्रेडिट हमें ज़रूर देना चाहिए कि इसको फॉलो अप करते हुए इसको बर वक्त मुकम्मल करें। लेकिन साथ में दूसरा चीज़ जो इमरान ने जिस तरफ जिक्र किया है कि आप एक रोड बनाते हैं, उसके बाद याद आ जाता है कि हम तो यहाँ पे ये चीज़ बनानी रहेगी, उसको फिर उखाड़ देते हैं, फिर आपने तो उसको तोड़ना है, फिर आप टीपा के पास जाएंगे, फिर उनसे एनओसी लेंगे, फिर आप एक डीएन मिलेगा, डिमांड नोटिस जमा होगा, पैसे फिर देंगे, फिर जमा होने के बाद इजाज़त मिलेगी, वो शुरू हो गया काम। एक सिमेट्री में जो चीज़ बनी है और एक चीज़ को जब बन के बाद तोड़ के उसमें से कुछ हिस्सा और फिर बनाएंगे, वो हमेशा सड़क बैठनी है, वहाँ फॉल्ट आना ही आना है कि वो वहाँ आप जो मर्जी कर लें उसको आप मुकम्मल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में जिस मंसूबा को हाथ डालें, जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें, चाहे सीवरेज का हो, चाहे सड़कें बनाने का हो, चाहे कोई और हो, उसको पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप अंडर डिस्कशन लें और उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। बाकी अच्छी चीज़ है जी, सीएम साहबा की जानिब से बहुत बड़ा पैकेज जारी किया गया था, लाहौर डेवलपमेंट पैकेज, अच्छी खासी खतीर रकम, और अगर इस पर फॉलोअप अच्छे तरीके से होता रहे आवाम तक इसके समरात भी पहुंचेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है जी, कार चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। मॉडल टाउन डिवीजन सर फहरिस्त है। रवां साल के दौरान असले की नोक पर 8 कारें छीनी गई। मुख्तलिफ थानों में कार चोरी के 172 मुकदमात दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी खासे मुतारिक है और उसके तो समरात हम देख भी रहे हैं, फिर भी कार चोरी के मामला इतने बड़े। इमरान, ये पता नहीं कहाँ से कहा आपने बात जो है वो छोड़ कह रही हूँ कि खौफ वाला ना एलिमेंट, नो डाउट, बिल्कुल सही। देखिए, कार चोरी जो है ना, अगर हम वैसे बात करें कि नॉर्मली यही सुना जाता है कि जब भी शहर में कोई कार या बाइक चोरी होती है, दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि वो या तो वो जाती है बिलालगंज या फिर वो जाती है शहर से बाहर। और जब भी देखिए शहर के अंदर तो कार जो है वो फिर रखी जा ही नहीं सकती ना, कितनी देर कोई जो है वो चोरी की गाड़ी जो है वो रख सकता है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना वो ये होती है कि या तो आपको बिलालगंज के इर्द गिर्द जो है ना वो एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि वहाँ पर जितनी भी बेचने के लिए स्क्रैप आता है वो कैसे लाया गया, कैसे आता है, इन आउट के लिए आपको वहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो है बनाना पड़ेगा। क्योंकि बिलालगंज जो है वो आपकी इतनी बड़ी मार्केट है कि आपको गाड़ी का कोई भी सामान चाहिए हो आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि जब गाड़ी शहर से बाहर जानी है तो स्पेशली आपके जो नाके लगे हुए हैं, हम भी रावी से जब आते हैं तो पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है, गाड़ियों को बाकायदा तौर पर चेक भी किया जाता है। तो उस चीज़ को भी बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है। बाकी अगर आप बात करें कि ये चीज़ें हमने भी देखी हैं कि जब गाड़ी चोरी होती है तो पुलिस आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बेशतर गाड़ियाँ जो हैं वो रिकवर भी की जाती हैं। हाँ, वो गाड़ियाँ रिकवर नहीं हो पाती जो आपकी शहर से बाहर जो हैं वो चली जाती हैं, और वो जाती कहाँ हैं, वो आपकी फिर कोयटा की तरफ चली जाती है, मर्दान की तरफ चली जाती है। इन एरियाज़ में जो गाड़ियाँ चली जाती हैं उनको तलाश करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है वो बने हुए हैं, और लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि जब भी कोई गाड़ी चोरी होती है आपकी पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। फौरी तौर पर आपकी टीमें जो हैं या मुतलका थाने के SHO जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे एक दोस्त की ऐसी गाड़ी चोरी हुई थी और हमने 15 पे कॉल की और विदिन सेकंड्स वहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँची भी, उसने देखा और बाकायदा उन्होंने नाके शाके जो हैं वो लगाएं। हाँ, ये बात है कि अगर कोई गाड़ी चोरी हुई है और उसको चोरी हुए मालिक को नहीं पता चला 3-4 घंटे में, फिर आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ निकल गई है वो फिर आपको नहीं पता। शायद आपने जिक्र किया CCD का, ठीक है उसका एक खौफ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें गाड़ी चोरी होना और उसकी शरह लाहौर शहर में
इतनी बड़ी है कि आपके। अच्छा, और आपको एक पता भी है कि मॉडल टाउन डिवीजन में ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पर हम कुछ पुलिस को ही टास्क दे सकते हैं। ये तो डाटा होगा ना, 1 महीने या 2 महीने जितना का भी डाटा है, आप ये तो कहीं ना कहीं फ़र्क आता होगा, कभी सदर में ज़्यादा हो, कहीं सिटी में कभी ज़्यादा हो गई, कभी कैंट वाली साइड पे ज़्यादा होगी। ये तो डिपेंड कर रहा होता है ना कि कहाँ पे वारदातें क्या हो रही हैं। लेकिन अगर हम फिज़ा की बात करें कि खौफ की फ़िज़ा हो गई या कुछ हो गया, वो नहीं है। आज भी क्राइम उसी तरह एग्जिस्ट करता है, आज भी आपके सामने CCTVs आ जाती हैं, आप पिस्टल जहाँ मर्जी चला लें। लेकिन ये खौफ जो है, इसका दूसरा रास्ता भी यही होता है कि आप उस तरह का खौफ डेवलप करें कि लोग राह रास्त पर आ जाएं। बिल्कुल सही। लेकिन इस एक्सट्रीम पर भी जाकर उसके बावजूद चोरी की वारदातें होना, उसके बावजूद डकैती राहजनी की वारदातें हो जाना, इकबाल टाउन चौक बड़े चौराहे में ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर का खातून से गाड़ी छीन कर चले जाना, ये बड़ा मैटर करता है। वो CCTV बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी है, बल्कि हर बंदे ने देखी होगी कि आपका सब इंस्पेक्टर है, उसने वो चोरी की है। बल्कि वो तो मैं उसको डकैती कहूंगा कि जिस बंदे से आप छीन के जिस तरह लेके गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है, बजाय कि आप कहें कि यह माफिया बन चुका है, ये ग्रोह बन चुके हैं, इनको इस तरह कर दें उस तरह। ये जो पॉलिटिक्स होती है ना कि कहाँ पर बदमाशी चल रही है, कहाँ पे गैंग्स जो हैं वो बन गए हैं, ये आपके मज़ाफ़ात और बहुत सारे देही इलाकों में भी एग्जिस्ट करती है, आपके शहरों में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन हमें तो उस वक्त है ना कि रात हमारी गाड़ी अगर बाहर गेट के बाहर खड़ी है और सुबह के बाद वो खड़ी हो और उसके बाद वो आप सिक्योर समझे, लेकिन नहीं है ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बल्कि आप वाली साइड पे तो ज्यादा है, इनकी साइड पे भी ज्यादा। लोगों ने गलियों में दरवाजे लगाए हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने दरवाजे लगाए हुए हैं, लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए हैं, उसके बावजूद भी है बैटरीज का उतर जाना, आपके शीशों का उतर जाना, साइड मिरर्स का उतर जाना, टायर्स का उतर जाना है। इस पर जरूर पुलिस को भी मुतहरिक होना है। मुतल्लिका तमाम इदारों को बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।